गाइस एक और एपिसोड में स्टार्ट हमने हम दो से किया था। अब हम दो हमारे दो हो चुके हैं 4 जनों के साथ। आज के हम आईपीएल अश्विन क्या एजेंडा है इस बार का पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एक मेरे राइट हैंड साइड में सिद्धार्थ शर्मा लिखा हुआ है, वो सिद्धार्थ ही है। और नीचे केयूर केयूर जय। हेलो हेलो गाइस, जो भी हमें देख रहे हैं 25-26 की ऑडियंस। और अश्विन एंड मी एज यूजुअल। तो अश्विन, आज के एजेंडा क्या है हमारा? तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल मैच गुजरात वर्सेस आरसीबी, जो तड़कता फड़कता होना चाहिए था लेकिन बहुत डेड सा हो गया। और उसके बाद टॉपिक हुआ कि यार स्टार्टिंग के 5 मैचेस में बने थे बहुत ज़्यादा 200+ स्कोर्स, बट जो लास्ट के 10 मैचेस हो गए उसमें 200 का पड़ गया है काल। उस पर बात करने वाले हैं तो उसके लिए क्या रीजंस हैं, ये हमारा हॉट टॉपिक होने वाला है आज। तो डायरेक्ट आज के मैच से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब आज के मैच सबसे पहले तो एक लेग में आरसीबी हार गई है। आरसीबी 3 में से 2 मैच हार चुकी है और 3rd नंबर पे है। वही गुजरात 2 सेम स्कोर लेंग 3 में से 2 मैच हार चुकी है और वो 4th नंबर पे। ठीक है, आरसीबी एक ही तो मैच हारी है आज। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। 2 मैच जीती है। वो पिछले सीजन्स का याद रह जाता है ना, आरसीबी के साथ इशू ये होता है। डेजा वू हो गया अभिषेक को। हाँ, तो आज की स्कोर लाइन ये रही। लेकिन एक बात देखने को मिली, सिराज भाई ने बहुत अच्छा कमाल किया। वो स्टार्टिंग के ओवर्स जैसे आरसीबी में वो होते हैं ना, पिछले 2 मैच में जॉश हेजलवुड कर रहा था, स्टार्टिंग के ओवर्स में आके विकेट ले जा रहा था। और उसके बाद उसके फॉलोअप अच्छा हो रहा था। यश दयाल भी ठीक ठाक फॉलोअप कर ले रहा था। तो इस बार गुजरात में भी वो देखने को मिला। हालांकि वो 16 से 20 ओवर के बीच में आरसीबी का अच्छा कमबैक रहा। पर जिस तरीके से सिराज ने लीड किया है, इट वाज लाइक कमेंडेबल। बहुत अच्छे से पूरा बॉलिंग अटैक लीड किया है शुरुआत से अगर देखें तो। और मतलब चिन्नास्वामी स्टेडियम था तो उसने बताया है कि हाँ ये मेरा घर रह चुका है और मैं यहाँ पे लीड करूँगा। तो इट वाज मोर लाइक दैट। एक इमोशनल बिट भी होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा तो होगा। एक प्रेशर सिचुएशन भी थी, हो गई थी फिल सॉल्ट ने, क्योंकि वो 6 बहुत बढ़िया मारा था। तो उसका विकेट लिया अगली बॉल पे, तो उसको उसने रिलीव बहुत अच्छे से किया। मतलब उसकी बॉल मूवमेंट बहुत अच्छा कर रही थी, तो इस वजह से वो विकेट ले पाया। तो इसलिए एक यार वो इमोशंस तो थे, इमोशंस तो उसने मैच के बाद ही बोला था कि यार को बहुत इमोशनल हो गया था मैं, बिकॉज लाल जर्सी से ब्लू जर्सी में शिफ्ट करना, तो इट वाज क्वाइट इमोशनल। फिर उसने बोला कि जब वो उसी ग्राउंड में मैं 7 साल खेला हो तो वहाँ पे फिर वापस आ रहा, लेकिन इस बार दूसरी जर्सी में तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। फिर बॉलिंग करना है तो फिर जब मुझे लगा कि यार थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो वही एक्स्ट्रा में वो 3 विकेट ले गया। सही बात है। और वो एक स्टैट ये भी है कि वो अब उसके 29 विकेट होगा ना चिन्नास्वामी में, जो सेकंड हाईएस्ट है क्या चिन्नास्वामी में किसी भी बॉलर द्वारा। लेकिन ये एक तरह से ये वाला फैक्ट ये भी दिखाता है ना कि आरसीबी कितनी अनलॉयल रही है उनके प्लेयर्स के लिए, खासकर बॉलर्स के लिए। युजवेंद्र चहल टॉप ऑफ द लिस्ट है 52 विकेट्स के साथ। वो आज दूसरा बंदा कौन, सिराज 29 विकेट। जबकि और जगह चेक करेंगे ना, जैसे आई गेस चेपोक में रविंद्र जडेजा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड निकलेगा। और उसके बाद हाँ, तो ऐसे मतलब उसका थोड़ा लॉयल वाला आरसीबी का दिखता है उसमें कि वो एक विराट कोहली के अराउंड ही अच्छी टीम रही है। उसके आगे तो आगे पीछे जो भी आता जाता रहे। इवन आई वांटेड कि आज अनुज रावत और महिपाल लोमडोर भी खेले, क्योंकि पर हालांकि बैटिंग बहुत डेप्थ थी और ऑलरेडी मैच जल्दी खत्म हो गया। पर अगर कुछ विकेट्स गिरते तो अनुज रावत या महिपाल लोमडोर आता तो दैट भी अच्छा होता देखना, क्योंकि वो लोगों को एक्सपीरियंस है वहाँ पे खेलने का। एंड एट द सेम टाइम शाहरुख खान राहुल तेवतिया है ऑल्सो, वो डेप्थ दे दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी सा मैच था। मतलब आई गेस जो टॉस जीता वहाँ पे बहुत क्रूशल था। शुभमन ने जब टॉस जीता था, क्योंकि वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन थी। वो टिपिकल चिन्नास्वामी वाली पिच लगी ही नहीं, जहाँ पे होता है ना कि यार बहुत हाई स्कोरिंग सा, पहली बॉल से एकदम लग रहा है कि यार यहाँ पे तो मारते ही जाएंगे। वो लगा नहीं मेरे थोड़ा सा, इसलिए मेरे को फील हुआ कि वो प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और कंडीशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। फर्स्ट इनिंग्स में तो रहते ही कि थोड़ा सा हेल्पफुल रहती है बॉलर्स के लिए चिन्नास्वामी, सेकंड इनिंग्स में बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन आज जो दिखी ना
तो इट वाज लाइक कि 6-7 और गुजरात ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने विकेट नहीं दिए, एंड देन जैसे ही वो सेटल डाउन हो गए सुदर्शन एंड बटलर, सो देन फिर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो वो मुझे लगा उन्होंने टैक्टिकली बहुत अच्छा खेला गुजरात ने। यही मेरे को लगता है पॉइंट ऑफ व्यू अपना। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है? मुझे लगता है वो थोड़ा पिच शुभमन गिल का जब विकेट गिरा तब लग रहा था कि मतलब इफ यहाँ से आगे 2-3 विकेट और गिरते हैं तो प्रेशर बन सकता है गुजरात हैंड्स पर भी। बट जैसा अश्विन ने कहा कि बटलर और सुदर्शन अच्छा सेटल हो गए थे पिच पर, तो उन लोगों ने पार्टनरशिप दी और गेम को ले गए वो लोग फिर आगे। इवन मुझे लगा कि शुभमन गिल का शॉट बहुत सिली था, क्योंकि वो पहले एक 6 मार चुका था और फिर वापस से वो मारने के लिए गया, एंड देन बहुत ही सिली शॉट सिलेक्शन था। ऑलरेडी आप फॉर्म में नहीं हो और इतना रिस्की नहीं खेलना चाहिए था मुझे लगता है उस पॉइंट पे, क्योंकि एट द सेम टाइम अगर गुजरात टाइटंस का अभी तक देखें तो राहुल तेवतिया ने ज़्यादा इनिंग खेली नहीं है और शाहरुख खान भी बहुत ही जल्दी आउट हो गए। तो आपके पास मतलब वहाँ पे ऐसे बैटर्स की जरूरत रहती है कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें और इनिंग्स को एंकर करें, और साई सुदर्शन वो बहुत अच्छे से करता है। अगर शुरुआत से देखें तो हर मैच में उसने इनिंग्स को स्लो स्टार्ट से शुरू किया है, बट फिर आगे तक लेके गया है, वो आउट नहीं हुआ है। वो अगर सेट हुआ है तो उसने डिलीवर किया है, तो वो बहुत अच्छी बात है। वो एक साई सुदर्शन को वो चीज़ बहुत स्पेशल बनाती है। वो कॉम्प्लीमेंट कर पा रहा था जॉस बटलर को। जॉस बटलर एक पिछले मैच में शायद इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था वो, तो उसको रिस्क टेकिंग वो जॉस बटलर को अलाउ कर रहा था कि तू रिस्क ले, मैं खड़ा हूँ वीकेंड पे। तो इस टाइप का थोड़ा इनका पार्टनरशिप चल रही थी। और इनके पास प्लेयर भी है वैसे ही। गुजरात टाइटंस के अगर स्क्वाड देखे तो ऊपर शुभमन गिल, साई सुदर्शन दोनों ओपनिंग करते हैं। खैर जॉस बटलर को करना चाहिए। अश्विन और मेरी इस बारे में बात भी हो चुकी है, क्योंकि अगर एंकर और वो तेज़ मारने वाला चाहिए तो स्टार्टिंग से रखो, क्योंकि शुभमन गिल फिर भी उतना तेज़ कब भले उसने अभी स्ट्राइक रेट के कैर से निकलने के बाद बहुत सुधार है, लेकिन फिर भी उस कंपैरिजन लेवल पे जो जॉस बटलर स्टार्ट दे सकता है स्टार्टिंग के 6 ओवर में, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 2 मैच में भी शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने स्टार्टिंग के 6 ओवर में बहुत गेंदें खेल ली थी। उसके बावजूद आने के बाद बटलर का स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर ही रहता है। तो उसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा बॉल मिलेगी तो एक जो गुजरात के साथ ये इशू आ रहा है ना कि वो थोड़े स्लो खेलती है, जिसकी वजह से उनका टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता अगर पहले बैटिंग करते हुए। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उनके पास रदरफोर्ड, मेरे ख्याल से रदरफोर्ड ऐसा बैट्समैन है जो हॉट एंड कोल्ड है। वो बड़ी शॉट मारने के लिए जाएगा और कभी लग गए तो ठीक है, वरना नहीं लगे तो। लेकिन बटलर ऐसा है कि वो प्लेस से भी निकाल सकते हो, उसे सिर्फ बड़े शॉट पे निर्भर नहीं रहना। जैसे आज की इनिंग्स ऐसी थी कि पता नहीं चला उसका 200 से प्लस स्ट्राइक रेट कैसे चला गया। उसने जो कट किया पीछे की तरफ, वो ग्लाइड भी हुए एक हाथ, वो बहुत अच्छे थे। तो एक वो मेरे ख्याल से अभी भी टीम मैनेजमेंट को ये करना चाहिए, बटलर को ऊपर ही भेजना चाहिए ओपनिंग करता है उसको। हाँ बिल्कुल भेजना चाहिए। हाँ एक्चुअली मुझे लगता है बटलर को होना ही चाहिए उस पोजीशन पर। लाइक ये जो अगर उस एक्चुअली उस टीम को देखें तो लाइक शुभमन एंड सुदर्शन को अगर छोड़ दे तो उनके अलावा जितने भी प्लेयर्स है लाइक बटलर, रदरफोर्ड, शाहरुख खान, सो एक वो लिस्ट जो ना प्रॉपर एंकर वाला सिनेरियो है ही नहीं उनका। वो प्रॉपर है कि लाइक अग्रेसिव अटैकिंग, और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी पॉइंट पे वो अटैक करना स्टार्ट कर सकते हैं, और लाइक वो कभी भी 150, 200 या 250 के स्ट्राइक रेट पे जा सकते हैं। तो वो उस पोजीशन के लिए उसको चाहिए कि यार हो सकता है बटलर को ऊपर भेजो और शुभमन के लिए साई सुदर्शन में से किसी एक को वनडाउन पोजीशन पे फिट करें, ताकि वो एक वो बैलेंस क्रिएट हो। क्योंकि उनका ना ओपनिंग काइंड ऑफ वो हो रखा है, जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स का जो ओपनिंग हो रखा है, अगर मिचेल मार्श नहीं चला तो एडन मार्करम का एक वो बहुत डेड सा हो जाता है, लाइक एंकर ही करते चला जाएगा, तो वो सिनेरियो आ जाता है। तो वो सुधारना है तो हो सकता है इनको बटलर को ऊपर भेज सकते हैं उस बैलेंस को सुधारने के लिए। ऑल्सो अभी तक उनको रिजल्ट्स मिले तो मुझे लगता नहीं ये लोग चेंज करने वाले। क्या लगता है आप लोगों को? हाँ सही, मतलब अगर अभी तो नहीं लगता अगले मैच में चेंज करेंगे कॉम्बिनेशन। सेम कॉम्बिनेशन टॉस जीतने के बाद भी उसने कहा था दैट वी विल गो विद द सेम टीम। सो बट until and unless they are busy, मैच ये लोग जीते थे आज। सुदर्शन एज द बॉलर बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उसको आप डाउन नहीं कर सकते। और कैप्टन शुभमन भी कैप्टन है और वो एज एन ओपनर ही खेला है, तो उसको तो वन डाउन उतार नहीं सकते हैं ना। अभी जॉस बटलर ठीक है टिका हुआ है थर्ड पे, वो थोड़ा बहुत खेल भी जाता है, तो अभी वही कॉम्बिनेशन के साथ कंटिन्यू करेगी टीम, क्योंकि साई सुदर्शन के रिजल्ट आ रहे हैं
वो छेड़ेंगे नहीं। बटलर बीइंग द सीनियर मोस्ट इन दीज थ्री, बटलर बीइंग द सीनियर मोस्ट, तो वो उसको हैबिट है, मतलब इंग्लैंड के लिए भी वो उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी भी नंबर पे बैट कर सकता है। इन दोनों में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ना सुदर्शन में है ना गिल कि अगर ये नीचे आते हैं तो थोड़ा इनका परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ सकता है। नहीं, आई गेस साई सुदर्शन, शुभमन गिल तो स्टार्टेड विथ थर्ड नंबर ओनली एंड हैज शिफ्टेड है, मतलब वो उस टेस्ट में भी शिफ्ट हो चुका है। तो आई गेस इवन जो इनके टॉप तीनों बैटर हैं, जैसे मैं उसका भी देख रहा था बटलर का, वी आर वेरी श्योर अबाउट कि उसको ओपनिंग करना चाहिए, बट उसने भी खुद को, जब वो इंग्लैंड का कैप्टन रहता है, उसने T20 में खुद को थर्ड नंबर पे लाया ताकि फिल सॉल्ट और जो उसका दूसरा पार्टनर है विच इज़ बेन डकेट इन नंबर ऑफ स्टांसेस, तो उनको चांसेस मिल सके और वो थर्ड नंबर पे उसने खुद को शिफ्ट किया है। तो मेरे ख्याल से एक ये भी थिंकिंग रही होगी कि इंग्लैंड में, क्योंकि उसने खुद को ही एज ए कैप्टन रहते हुए थर्ड नंबर पे यूटिलाइज करने का ज़्यादा बेहतर अप्रोच अपनाई है, तो वो भी एक रहा होगा कि जब हमारे पास दो ऑलरेडी ओपनर है, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, जिस पर हम इतना ट्रस्ट दिखा के पिछले सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हुए आए, तो एक हम बटलर जो ऑलरेडी इंग्लैंड के लिए थर्ड पे खेल रहा है, तो हम उसे उसी पोजीशन पे रखें, भले IPL में उसने ओपनिंग करते हुए बहुत राजस्थान के लिए अच्छा खेला हो। तो ये एक थिंकिंग हो सकती है मेरे ख्याल से। हो सकती है, लाइक मतलब हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी तो मुझे लगता है तीनों फ्लेक्सिबल है। लाइक साई सुदर्शन लास्ट ईयर वन डाउन ही खेला है पूरा सीजन, रिद्धिमान शाह और ये सब मैथ्यू वेड ओपन कर सकते शुभमन के साथ, शुभमन ने वजह से अपना टेस्ट में स्विच किया है, तो फ्लेक्सिबल तो है, बट मुझे लगता है ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि रिजल्ट, द थिंग इज रिजल्ट, अगर इनके रिजल्ट हो रहे होते भी कि 3 मैचेस में 3 हार, तो वो ज़रूर सोचते हैं, बट आई गेस अभी उनके 3 मैचेस में 2 जीत है, तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे वो नहीं सोचेंगे कि यार चलो कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए काइंड ऑफ, तो वो इसलिए आगे के लिए नहीं लगता कि ये लोग करेंगे, ऑल तो होना चाहिए बट करने नहीं वाले, ये एक सिनारियो। एंड वन मोर थिंग मुझे आप तीनों से पूछना था, लाइक जैसे RCB फर्स्ट बैटिंग किया और ये गुजरात ने इजीली चेस कर दिया, आपको क्या लगता है कि अगर गुजरात फर्स्ट बैटिंग करता तो क्या सिनारियो हो सकता था? मेरे ख्याल से वो गुजरात के साथ ये टारगेट रखने का इशू रहेगा, क्योंकि उनके पास ऐसे जैसे तूने बताया कि तो उनके पास ऐसे बिग हिटर्स है कि वो ज़रूर जाना चाहेंगे बड़े टारगेट तक, और ये वाली पिच थोड़ी ट्रिकी भी थी, तो हो सकता है उनके कोलैप्स नीचे की तरफ हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर बटलर, साई सुदर्शन और शुभमान गिल आउट हो जाते तो बाकी ऐसा कोई सब्सटेंस वाला प्लेयर नहीं है जिस पे आप कॉन्फिडेंटली रिलाई कर सको कि ये हमें अगर बड़े स्कोर तक ना भी पहुंचाए तो टीम को अगर बीच में संभालने वाला सब्सटेंस दिखता नहीं है। राहुल तेवतिया कभी भी धोखा दे सकता है, उसके कुछ अच्छी इनिंग्स को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा कुछ है नहीं। रदरफोर्ड बहुत लंबा मारते हैं, लेकिन वही बात है, वेस्ट इंडियन ब्लड, वो कैसे चलेगा, वो बड़ा ही चलेगा तो ऐसा वाला मेरे को उसके सब्सटेंस इशू की बात लगती है। तो जैसे ये 170 का टारगेट था, एक टाइम पे ट्रिकी हो गया था ये भी चेस, 37 पे कुछ 54 रन चाहिए, तो वो तो बटलर के रहते हुए बटलर ने हिसाब से अपनी इनिंग स्पेस की, उसकी वजह से ये आसान हुआ, और दूसरी साइड रदरफोर्ड ने भी अच्छे छक्के मारे। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ये टॉप 3 में से कोई एक रहता है ना, तो इनके लिए टारगेट सेट करना, टारगेट चेस करना आसान है। अगर इन टॉप 3 को, वो जो इंडिया वाला 2019 वाला सीन था कि अगर टॉप 3 आउट हो जाते तो इनका एक कोलैप्स होने के मेरे को चांसेस दिखते हैं। हो सकते हैं मैं गलत हूँ, क्योंकि कोई भी प्लेयर कभी भी अच्छा चल सकता है। क्वालिटी फास्ट बॉलर, क्या लगता है? बट क्वालिटी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो RCB के पास भी हैं ही, तो अगर मे बी देयर कुड हैव बीन अ चांस कि टॉप ऑर्डर एकदम ही कोलैप्स कर जाता, जैसे RCB का कोलैप्स किया वैसे भी गुजरात का भी कर सकता है। कि जॉश हेजलवुड है, यश दयाल है, दे कैन बॉल, भुवनेश्वर तो मतलब क्लासिक एग्जाम्पल है, दोनों तरफ स्विंग होती है उसकी बॉल, तो ये केस सिनेरियो भी पॉसिबल था गुजरात के लिए। तो क्या लगता है? अच्छा सॉरी सिद्धार्थ, कंटिन्यू। नहीं के बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी यही पॉइंट बोल रहा था कि अब RCB वो पहले वाली RCB नहीं रही कि जब बैटिंग बहुत स्ट्रांग थी और बॉलिंग में कुछ भी हो रहा है, बट इस बार बॉलिंग में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया है और बहुत अच्छे बॉलर्स है इस बार, एक्सपीरियंस प्लस यूथ पूरा मिक्स किया है। बस जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार एक एंड से है, फिर रसिक है, और फिर उसके बाद यश दयाल भी है साथ में, तो वो लोग अटैक कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपोजर है, मतलब टॉप 3 बॉलर्स तो हैं ही हैं। तो मतलब हाँ, एक चांस था कि अगर गुजरात पहले बैटिंग करती तो कोलैप्स हो जाता, और जितना प्लेइंग टाइम अभी मिला नहीं है लोअर ऑर्डर गुजरात टाइटंस की ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि वो लोग
कोलैप्स कर जाते हैं, और जैसे कि अभिषेक ने कहा कि बिग हिटर्स भी हैं तो वहाँ पे फ्लूक वाला मामला हो जाता, तो शायद एक चांस होता कि बहुत जल्दी आउट कर देते। ये मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी जो आरसीबी की बैटिंग में दिखी, वो गुजरात के मिडिल ऑर्डर में उतना स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती मेरे को पर्सनली कहूँ तो। क्योंकि यहाँ जितेश और जब लिविंगस्टन ने शुरू की इनिंग्स बिल्ड करना, तो उसमें हमने देखा कि जितेश जैसा वो एग्रेसिवली खेल रहा था कि लिविंगस्टन तब थोड़ा काम था। बट जब जितेश आउट हो गया तो लिविंगस्टन ने थोड़ा फ्रंट पे आया, वो उसने 6 लगाना शुरू किया, अटैक करना शुरू किया। जिसके बाद फिर जब लिविंगस्टन तो आउट हो गया, उसके बाद टिम डेविड बचे हुए 2 ओवर, फिर टिम डेविड ने कोशिश की लगाने की, और नतीजा यही था जो 169 रन बना आरसीबी को। हाँ एक्चुअली मतलब मुझे भी ऑलमोस्ट यही लगता है, कुछ जो मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी की अपन मतलब आप तीनों ने जो बात की, वो गुजरात में कहीं ना कहीं आरसीबी के कंपैरिजन में बहुत कम है। लाइक वही जो टॉप 3 वाला सिनेरियो, टॉप 3 हटे तो इनका कोलैप्स ही आता है, क्योंकि शाहरुख खान मतलब लगता नहीं वो स्टेबल, अभी जो उसका फॉर्म है वो लग नहीं रहा स्टेबिलिटी वाला है। राहुल तिवातिया आता है एंड देन रदरफोर्ड आता, सो ये तीनों स्टेबिलिटी वाले नहीं लगते। इनके बाद आता फिर राशिद खान, सो वो बिल्कुल लगता है एक लूप होल सा है। तो मेरे को तो बिल्कुल पर्सनली लगता है कि अगर वो गुजरात की पहले बैटिंग आती तो हो सकता है ये लोग 140 पे ऑल आउट हो जाते या 135 भी बना पाते। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन बेस्ड मैच रिजल्ट था कहीं, मतलब आरसीबी फिर भी बहुत अच्छा बैटिंग कर गई, क्योंकि 42 पे 4 होने के बाद इन लोगों ने फिर भी इतना वहाँ तक लेके गए। लाइक जितेश और अपन उसकी लिविंगस्टन की पार्टनरशिप की, बात की अपन ने, लिविंगस्टन को चांसेस मिले तो उसने कन्वर्ट किया, 50 मारी। राशिद को बहुत मुश्किल 3 छक्के मारे लास्ट ओवर में। तो इट वाज लाइक कि आरसीबी ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया अपने लास्ट ईयर और जो अपने अब तक का जो हिस्ट्री रहा है। सो आई गेस अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू और इसी स्टेबिलिटी और इसी माइंडसेट के साथ अगर आरसीबी चलती रही तो आई गेस वो आगे की मैचेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, और वो ज़रूर 10 से 12 मैचेस जीत सकते हैं अपने 14 लीग स्टेज में। मेरे ख्याल से आरसीबी का एक थोड़ा पंगा यहीं पे पड़ेगा कि वो जो चौथा बॉलर है वो ढंग का ढूंढ रहा है। जैसे राशिद सलाम को भी वो लेके आए, वो उसी की तलाश में लेके आए, लेकिन वो भी पिट गया। तो मेरे ख्याल से वो जो लिविंगस्टन से ओवर निकलवाना पड़ रहा है वो राशिद सलाम वाला, तो वो एक थोड़ा पंगा पड़ेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो यश दयाल आपके पास अच्छा बॉलर है, लेकिन वो भी हॉट एंड कोल्ड वाला मामला है। जॉश हेजलवुड एंड में पिटा वो भी, क्योंकि ऑलमोस्ट चेस रन हो गया था तो उसके खिलाफ रिस्क ले लिया, वरना आई डोंट थिंक सो कि अगर चेस थोड़ा क्लोज जाता तो उसके खिलाफ इतना रिस्क लेते। मेरे ख्याल से उसे नॉर्मली निकालने की कोशिश करते ताकि जॉस बटलर और रदरफोर्ड स्ट्राइक पे मतलब पिच पे बने रहे और चेस कर जाए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में बहुत तगड़ी बॉलिंग की, उसका इकनॉमी तो सिर्फ 5.75 का, 4 ओवर में 23 रन दिए, उसने सिर्फ 1 विकेट लिया, मतलब 1 विकेट लिया। और बाकी अगर रसिक सलाम की बात करें 35 रन दिए 11.66 की इकनॉमी से, 2 छक्के पड़े हैं उसमें से। तो मेरे ख्याल से वही एक जो उनका एक पॉइंट जो कमज़ोर नज़र आता है इस टाइम पे, एक तो वो है, और विराट टाइगर्स इतना नहीं है। विराट तो या तो आउट ही हो जा रहा है या तेज खेल रहा है, इट्स गुड कि वो ऐसे ब्लॉक नहीं खेल कर लेता, वो विराट खेल लेता, वो कैच हो गया हुआ, मतलब हाँ। शॉट में प्रॉब्लम नहीं थी, कम्बा फील्डर लगा हुआ था फील्डर, तो कैच तो पकड़नी थी। वो ओवरऑल ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि रसिक सलाम एक थोड़ा पॉइंट ऑफ ऐसा कमजोरी दिखता है। हाँ वो रसिक कुड भी, बट मतलब जैसा लास्ट ईयर था उसका, इट वाज गुड। मतलब लास्ट ईयर दिल्ली के लिए किया था। अगर मतलब इसको ट्रस्ट करें, इसका रसिक के साथ इशू क्या हुआ कि लास्ट के जो 2 मैचेस थे इनने सुयश शर्मा को मौका दिया। फर्स्ट मैच रसिक ने खेला, फिर 2 मैच में बैठा दिया, एंड देन अगेन आज मौका दिया। आज मौका क्यों दिया? क्योंकि आरसीबी को लग रहा था कि आज पिच पे बड़ा सा पेसर्स के लिए मौका है। तो आई गेस जितने ज़्यादा मौके देंगे ना रसिक को, जैसे यहाँ पे आरसीबी को थोड़ा ट्रस्ट करना होगा। और लास्ट ईयर ना दिल्ली ने एटलीस्ट उसको 10 मैचेस खिलाए थे 14 में से 10 खिलाए, उसमें 10 में से उसने 7 में परफॉर्म करके दिया। तो ये उसके रसिक के मैचेस हो सकते हैं, 1-2 मैचेस इसमें 11.5 हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको ट्रस्ट करा उनने लगातार, तो वो ऐसा बॉलर है जो मतलब एक्चुअली क्रूशल हो सकता है उनके लिए। वो जो चौथा बॉलर होगा ना, तो वो रसिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके जो स्लोअर बॉल वेरिएशंस है ना, वो बाकियों के लिए बहुत ईजी है। बिकॉज जब बटलर ने उसका स्टार्ट किया था ना, जो स्टार्टिंग की 3 बॉल्स थी उसको बहुत मुश्किल हो रही थी। इट वॉज साई सुदर्शन जिसने उसको मारना स्टार्ट किया। फिर जब उसका दूसरा ओवर आया तो फिर बटलर ने उसको पीट दिया। तो इट वॉज लाइक कि उसको ना इंटरनेशनल बैटर्स को भी वो परेशान कर सकता है। इट वॉज जस्ट कि उनको आरसीबी को ट्रस्ट करना है थोड़ा सा। अगर ट्रस्ट कर दिया और लंबे मैचेस दे दिए उसको तो वो खेल जाएगा, नहीं किया तो फिर वो अंदर बाहर में तो फिर यही हालत होने है उसको। वो ये बुरा सा लगता है। सो गाइज
स्टार मैच। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कि आईपीएल में यार जैसे स्टार्टिंग में 200 बन गए, तो अब इतना क्या क्या इशू लग रहा है कि यार अब क्यों इतने 200 रन बनना कम हो रहे हैं। लाइक नेक्स्ट स्टार्ट बता रहा हूँ, जब 5 मैचेस हुए थे तो तब बने थे अपने 6 बार 200 प्लस स्कोर्स, ठीक है, उसमें से 3 थे 240 प्लस। लाइक एसआरएच ने 286 मारे, पंजाब ने 243 मारे, राजस्थान ने 244 मारे, 242 मारे, और जब पंजाब ने मारे थे तो उसके सामने गुजरात ने 232 मार दिए थे। तो ऐसे करते हुए लाइक 6 बार 200 बन गया, लाइक 10 इनिंग्स में 6 बार 200। और उसके बाद लाइक आज 14th मैच था, तो आज के 9 मैचेस हुए, 9 मैचेस के 18 इनिंग्स में जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 196। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि इतने लो स्कोरिंग मैचेस ऑल ऑफ अ सडन कैसे टर्न अराउंड हो गए? मुझे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे लगता है एक तो ये अभी देख रहे हैं तो हाल ही में पिच कुरेशन वाला कितना मामला उठ रहा है, तो आई गेस वहाँ पे थोड़ी गुवाहाटी के पिच में अच्छी मदद थी स्पिनर्स और पेसर्स के लिए। उसके बाद ये और के कोलकाता की पिच भी अच्छी थी पेसर्स स्पिनर्स दोनों के लिए। एक हैदराबाद की पिच रही है, और हैदराबाद के सीन क्या है ना हैदराबाद के साथ कि उनका वही वाला मामला है, वो जो हमने जीटी के मिडिल ऑर्डर की बात की है कि वो ऐसे या तो फट जाएगा या फिर बिखर जाएगा। पूरा हैदराबाद ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही वहीं खेल रही है कि वो या तो फट जाएंगे वो या बिखर जाएंगे। इवन अगर तू लास्ट ईयर का क्वालिफायर्स और फाइनल्स भी याद करेगा जो केकेआर के खिलाफ हुआ था, या वो दोनों में बिखर गए थे, और जिस पे वो फटे थे इसकी वजह से वो फाइनल में पहुंच गए थे। तो उन्होंने ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही वही चुना है। और मुझे एक थोड़ा पिच का मामला लगता है, और आई गेस थोड़ा बहुत ये वो वाला सीन है ना कि इवोल्यूशन इज द प्रोसेस। जो पिछले साल इतना बॉलर पिट गया वो भी तो कुछ नया लेके आएंगे, उन्हें भी तो पता है कि किसके खिलाफ कैसे प्रिपेयर करके आना है। तो मेरे ख्याल से ये टेक्निकली प्रिपरेशन जो बैक रूम में चलता है उसका भी थोड़ा नतीजा है कि 200 में हमें थोड़ा कम देखने को मिला है, और आई गेस थोड़े मैच इंटरेस्टिंग हुआ है। लेकिन अगर तू देखेगा अभी ना 200 भले ही कम हुआ है, लेकिन चेज करते हुए वो 200 16-17 ओवर में चेज हो जा रहे हैं। तो विच इज़ लाइक कि अगर ऐसा होता तो वो 200 पार ही कर जाते अगर वो फर्स्ट इनिंग्स में खेल रहे होते। तो आई गेस या तो कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही कि अब हमें बिल्कुल खुल के खेलना है कि हम 240 ही पार कर दें, या फिर हम अपने दिमाग से नॉर्मल टहलाए। तो इस वजह से मेरे को लग रहा है थोड़ा बीच में ये मामला फंस रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। वाइजैक में एसआरएच ने फंबल कर दिया और उसके बाद एकदम से कोलैप्स हो गया, पर अदरवाइज एलएसजी ने इजीली वो टारगेट चेस कर लिया था। वो एक पॉइंट है कि हाँ टीम्स कर रही है, बट वही ये बॉलर्स भी कुछ नया लेकर आ रहे हैं, ये एक बहुत सही बात है इसमें, क्योंकि अब बॉलर्स प्रिपेयर रहते हैं कि यार 300 भी हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा बात चलती है। तो अब अलग अलग वेरिएशंस वाले बॉलर्स अपने बॉलिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर रहे हैं और चेंजेस कर रहे हैं। अब वो ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग खत्म हो गई है। एक तो जो नए रूल्स भी कुछ लाए हैं बॉलिंग के लिए, तो सलाइवा बैन हटाया है, ऊपर से फिर नई बॉल भी मतलब ली जा सकती है मिडिल ओवर्स में। तो वो 2 रूल्स भी हेल्पफुल है। नॉट द सलाइवा वाला तो इतना हेल्पफुल नहीं है क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए बॉल को थोड़ा और यूज्ड अप होना पड़ता है, थोड़ा और घिसने की ज़रूरत है बॉल को, तो उसके बाद वो रिवर्स स्विंग हो पाती है। लेकिन जब आपको नई बॉल मिल जा रही है तो वो मूवमेंट जो आपको पहले ओवर में मिल रही थी वो स्लॉग ओवर्स में भी आप लेके आ सकते हो। तो आप रन्स की जो स्पीड जिस स्पीड से उसको आप रोक सकते हो, रन मेकिंग की जो स्पीड चल रही हो उसको उस पर थोड़ा रोक लग सकती है, जिससे बॉलर्स को हेल्प मिल रही है। इस बात के अभी पहले 5 मैचेस के बाद जो कम स्कोर बनना शुरू हुआ है उसको वहाँ 2 पॉइंट्स तो मुझे भी जो कॉमन ही निकल के आ रहा है। एक तो पिच ना एक्चुअली टर्न हुआ है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी ना तो अपन ने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे लग रहा था कि कौन सी पिचेस जहाँ पे 250 बहुत इजीली बनेंगे। तो जो फर्स्ट था हैदराबाद का ग्राउंड, सेकंड था गुजरात का, फिर विशाखापट्टनम, कलकत्ता, चिन्नास्वामी, मुंबई का वानखेड़े, और ये 6 थे हॉट पिच थे जहाँ पे लग रहा था कि यार इस बार बनने वाले। बट इसमें अब क्या हुआ है कि कलकत्ता की जो पिच है वहाँ पे क्यूरेटर वाला इशू सभी को पता है, तो वहाँ पे भाई मिल गई है उनको स्पिन वाली पिच। वाइजैक की भी जो पिच है दिल्ली का सेकंड होम ग्राउंड है, वहाँ भी ना एकदम वो हाई स्कोरिंग पिच नहीं, लास्ट ईयर बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू था, पर इस बार वो हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। वहाँ पे एक ही 200 बना और वो 200 चेज हो गया। 210 था जो दिल्ली लखनऊ का मैच था, उसके बाद वही 190 वाला सीन हो गया। तो सेकंड इनिंग वहाँ पे ईजी है, फर्स्ट इनिंग थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हैदराबाद का बना हुआ है अभी भी,
उन्होंने फर्स्ट मैच में 286 मार दिए थे, और सेकंड मैच में वो लखनऊ के सामने जब उनका भी पता है सेकंड मैच में पिच वाला इशू आया था, जब पैट कमिंस ने बोला था कि फर्स्ट मैच में हमको जो पिच चाहिए थी वो मिली थी, लेकिन सेकंड मैच में चेंज हो गई, तो हमें लगा कि यार ये थोड़ा सा हमको अडाप्ट नहीं कर पाए, ये हुआ था। एंड देन फिर अपना चिन्नास्वामी में आज मैच हो, तो आज चिन्नास्वामी की पिच भी ऐसा लगा ही नहीं कि वो जो नेचुरल विकेट होता है, क्योंकि जो प्रसिद्ध कृष्णा डाल रहा था यार, उसने फर्स्ट ओवर में 2 रन दिए, मतलब गेंदें दिख नहीं रही थी उनको, सेकंड ओवर में 1 ही रन दिया, थर्ड ओवर में भी शायद 4-5 रन ही दिए। तो गेंदें जिस तरीके से निकाल रहा था, उसकी हाइट के साथ जो आउट स्विंगर्स निकाल रहा था, तो आई गेस पिच कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये हुआ, उसके बाद अपना सबसे जो लगता है ना कि यार ये तो यहाँ तो बन ही जाएगा, वो था वानखेड़े। वानखेड़े में कलकत्ता 116 ही बना पाई, तो ये पिच का बहुत बड़ा रोल हो रहा है। उसके बाद जहाँ से मतलब जो फर्स्ट इनिशियल मैचेस थे, तो लाइक गुजरात में, उसके बाद शायद एक मुंबई का मैच हुआ था, तो वहाँ का भी पिच का लगा अपने को, जो फर्स्ट इनिंग्स में जैसा पिच बिहेव करती है उसने किया, लेकिन सेकंड इनिंग में ऑल ऑफ अ सडन टर्न चेंज हो गई। वो कुछ इशू पिच के साथ ज़रूर हो रहा है। सेकंड थिंग जो अपना बॉल चेंज हो रहा है ना, तो बॉल चेंज भी बिल्कुल है भाई। सलाइवा पता है अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे अगर सेकंड इनिंग में मतलब फर्स्ट इनिंग में भी जो सलाइवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें रिवर्सिंग होने लग जाती है। लाइक 16-17 ओवर जब आता है तो वो रिवर्सिंग दिख जाती है। लाइक जब आप लोगों को याद होगा वो विजय कुमार वैशाख वाला जो मैच था अर्शदीप वाला, जब उन्हें वैशाख ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की, तो इट वाज आइडिया यही था कि भैया क्योंकि रिवर्स हो रहा है तो वैशाख को लाएंगे, अगर रिवर्स नहीं होता तो वो हो सकता है हरप्रीत बराड़ को लेके आते स्पिनर को, तो रिवर्स हो रहा था इसलिए वो एक पेस बॉलर को लेके आए जो 140 डालता है लगातार। तो उनके दिमाग में यही था कि अगर ये थोड़ा वो डालता रहेगा वाइड यॉर्कर तो कहीं ना कहीं रिवर्स स्विंग होगी तो बैटर को दिक्कत होगी, वो दिक्कत हुई। और ये ना फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सेकंड इनिंग में ना ड्यू का फैक्टर आ जाता है, जो अपन बोल रहे हैं ना कि 190 16 ओवर में किसी चीज़ हो जा रहे हैं, तो ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे। और फर्स्ट इनिंग में जब आती है तो सलाइवा इस्तेमाल करते हैं, तो रिवर्स स्विंग 16 ओवर में स्टार्ट हो जाती है। तो अभी बताइए क्या हो रहा है कि जो डेथ ओवर्स के रन हो रहे हैं ना स्टार्टिंग के इनिशियल 5 में से, तब उनको अडाप्ट करने में टाइम लगा, वो अडाप्ट नहीं कर पाया। तो 5 जो लास्ट के मतलब डेथ ओवर्स थे 5 ओवर में, उसमें 50+ स्कोर्स बहुत बने। लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े, लाइक जैसे छठे मैच से स्टार्ट हुआ, तो वो बॉल टीम मैनेजमेंट बहुत कैलकुलेट करता है कैसे क्या बिहेव कर रही है पिच, कैसे क्या बिहेव कर रहा है बॉल, तो उनको समझ में आया कि यार अगर बस सलाइवा इस्तेमाल कर देंगे तो रिवर्स स्विंग हो सकती है। तो वो रिवर्स स्विंग के चक्कर में ना इनके डेथ ओवर्स में रन बनना कम हो गए, और लास्ट ईयर यही सब ना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सलाइवा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ पसीने का इस्तेमाल कर रहे थे। लास्ट के मैचेस में पसीना उतना जनरेट होता नहीं है, तो उस चक्कर में रिवर्सिंग हो नहीं रही थी, इसलिए वो स्कोरिंग बहुत ईजी हो जा रही थी। तो ये 2 पॉइंट मेरे को लग रहे पर्सनली, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं इस बार के रन स्कोरिंग में। ये आई गेस मतलब मेरा ये टू के मैच में भी, जैसे आज के मैच में भी ये चीज़ देखने को मिली कि पेसर ने तो डोमिनेट किया ही, बट साई किशोर का स्पेल भी बहुत अच्छा रहा। या भी बहुत अच्छा था। मतलब 22 रन कुल उसने 4 ओवर में दिए और 2 इम्पोर्टेंट विकेट्स भी निकाले थे। उसकी बॉल को स्किड अच्छी हो रही थी और अच्छा टर्न भी मिल रहा था उसको वन का। बट वहीं ऑन दी अदर हैंड राशिद खान 2018 के बाद से आज सबसे ज़्यादा उसने रन कहा, काफ़ी एक्सपेंसिव रहा है वो। जबकि लियम लिविंगस्टन को वो देख रहा था कि उसका मूवमेंट वही है कि वो ऑफ स्टंप पे जाके स्वीप लगा रहा है, उसने दूसरी बार भी बॉल उसको वहीं कराई और उसने फिर मारा 6। तो वो चीज़ जो, हाँ, एक स्पिनर को टर्न मिल रहा है अच्छा, तो दूसरे स्पिनर को नहीं भी मिल रहा है वो चीज़। मैं यहाँ से टर्न का थोड़ा राशिद के साथ ये इशू हुआ है, जब से इंजरी से उसने वापसी की है, तो ही हैज़ नॉट बीन द सेम। कि उसका थोड़े स्टैट्स देख रहा था मैं, 2023 के बाद से ही हैज़ एन इकोनॉमी रेट ऑफ मोर देन 8, और जो 6 पॉइंट समथिंग के करीब रहती थी, डेट 6.5 से कम ही रहती थी, 6.37 समथिंग रहती थी। तो राशिद के साथ थोड़ा मेरे ख्याल से वो इंजरी से कम बैक वाला जो सीन होता है कि आपको कुछ अपने मूवमेंट चेंज करने पड़ते हैं, एक्शन में कुछ बदलाव लाना पड़ता है, वो इंजरी ताकि वापस रीकर ना हो, तो उसके साथ वो वाले इशू कर रहे हैं। वो आई गेस रिदम आते आते आएगा, वो जैसे उसकी बॉडी ढलेगी धीरे धीरे, लेकिन काफ़ी 2 साल हो गए हैं, अब लंबा समय हो गया, क्योंकि वो पहले अगर एसआरएच के डेज के याद करें तो वो ही वॉज द विकेट टेकर एज वेल, और जो रन भी रोकता था। लेकिन अब वो सिर्फ जिस मैच में चल रहा है उसमें रन ही रोक पा रहा है, विकेट तो उसके बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं पहले से। एग्जैक्टली पहले नूर अहमद भी उसके साथ में था और इस बार अब नूर अहमद भी नहीं है, तो साथ में साई किशोर एक बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। मतलब इंडिया में मोस्टली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है मोस्टली ऑलराउंडर्स है, बट ही इज अ प्योर स्पिनर जो प्रॉपर कर रहा है और ही इज डूइंग रियली वेल।
हाँ एक्चुअली अच्छा बॉलिंग कर रहा है, मतलब बहुत प्राइम बॉलर लग रहा है गुजरात का। लाइक राशिद खान एक नाम लगता है कि बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, बट वही एक्चुअली इंजरी ने कंसर्न हुआ। और साई किशोर ने एक्चुअली जो 3 मैचेस खेले वो बहुत अच्छी बॉलिंग की। आज जितेश शर्मा स्पिन को अच्छा खेलता है, बट उसने उसको वो फंसा लिया और विकेट लिया। जितेश शर्मा का विकेट बहुत बड़ा देखिए, अगर वो टिक जाता ना तो स्कोर 190 भी हो सकता था और उस तरह गुजरात वहाँ पे फंस जाती। बट साई किशोर एक्चुअली बहुत क्रूशल था वो उसका। और जितेश शर्मा भी इस सीज़न बहुत अच्छा दिख रहा है भाई। उसने बहुत छोटी इनिंग्स खेली है, लेकिन बहुत स्लो में खेली है। मेरे ख्याल से एक बड़ी इनिंग जस्ट अराउंड द कॉर्नर उसके लिए, और वो थोड़ा फेस पार कर जाए वो फंसने वाला, तो वो इस साल अच्छा खेलेगा। मेरे को लग रहा है वो अच्छा खासा 300 प्लस तो जाएगा ही ऑब्वियसली, मेरे को लगता है इस सीज़न। हाँ नहीं एक्चुअली टेस्ट में लग रहा है, और आरसीबी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो भले 300 ना बना लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 250 प्लस रहे। तो वो आरसीबी उससे होप कर रही है, कुछ उसका बैटिंग पोजीशन वही है। लिविंगस्टन इन सबसे यही एक्सपेक्टेशंस है कि भाई आप लोग मत बनाओ उतने ज़्यादा रन, बट स्ट्राइक रेट अपना मेंटेन करके रखो। और उनके 8 नंबर तक यही है बस। कृणाल पांड्या तो अब मतलब कृणाल पांड्या का ब्रेन फेड मोमेंट मेरे को लगा, उसको भेजा था लेफ्टी है क्योंकि, और लेफ्ट आर्मर वहाँ पे खड़ा था, तो उसका रोल ही ये था कि तुमको लेफ्ट आर्मर को मारना है। वो बंदा जा रहा है उसको सिंगल लेके दे रहा है, सिंगल नहीं लेना है तुमको, उसको स्ट्राइक उसको मारना है, तुमको शॉट्स खेलने, खुल के शॉट्स खेलने। तो वो कृणाल पांड्या का ब्रेन फिट मोमेंट था, तो वो थोड़ा सा उसको करना पड़ेगा काम को। इसका हो सकता है शायद 3 मैचेस में उसको पहली बार ढंग से बैटिंग मिली है, अब ये भी हो सकता है मैच का टाइम उसको कम मिला हो। बट क्योंकि अपन ने चेन्नई वाला मैच देखा था तो वहाँ पे जब जडेजा आया था तो उसके सामने पडिक्कल बैटिंग कर रहा था, तो उसने देख लिया भाई जडेजा आ रहा था, उसने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। लाइक पहली बॉल से उसने मारा चौका छक्का छक्का। तो वो एक रोल होता है जब एक लेफ्ट आर्मर बॉलिंग करे, तो लेफ्टी का यही रोल होता है, मतलब जो नॉर्मल T20 टीम रहती है। वही कृणाल पांड्या को सोच के भेजा गया, बट वो वहाँ पे और ऐसे ही दूसरी इनिंग्स में भी तो हुआ, जैसे ही कृणाल पांड्या आया रदरफोर्ड के सामने उसने लगा दिए 2-3 छक्के लंबे राइट पे, और उसी की वजह से वो जो ट्रिकी सिचुएशन थे ना, वो 48 रन 28 बॉल, तो वो कम हो गई। अगर वो कृणाल पांड्या के सामने रदरफोर्ड नहीं पड़ता तो हो सकता है बटलर के साइड में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आता, क्योंकि रदरफोर्ड रन आउट बहुत चलता, तो उसकी वजह से भी मैच पलट सकता था। मतलब ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे आरसीबी खींच सकती थी अपनी तरफ मैच, बट खींच नहीं पाई। गुजरात की बैटिंग में ये देखने को लगा उनका प्रेशर कभी था ही नहीं। मतलब शुभमन गिल भी तब गया तो साई सुदर्शन और बटलर बहुत चिल होके खेल रहे थे, तो उन पे ये देखने को लगा नहीं कि ये प्रेशर में आ रही है टीम या वो ये। तो उनके हाथ में विकेट्स भी थे, तो जो तू बात कह रहा है कि रन डिफरेंस और रन और बॉल के डिफरेंस की, तो उनके पास वो रिस्क टेकिंग चांसेस थे कि मतलब वो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में विकेट्स थे। मे भी वो ये सोच रहे हो सकता है। तो गाइस आई गेस आज के मैच के हाँ सॉरी ना स्टार्ट करा, हम लोग अच्छा विनिंग्स बिल्ड किया था उन्होंने। हाँ, तो आई गेस आज के मैच के लिए इतना काफ़ी है। किसी को अपने कंक्लूडिंग पॉइंट्स रखने हैं? ऐसे मीटिंग की तरह एंड करते हुए मजा आ रहा है। कॉलेज के बाद जूम इस्तेमाल करना कितना कम हो गया था। नाउ गेटिंग बैक टू बेसिक्स। जल्दी आ गई भाई हमारे ऑडिबल वाली। अच्छा कोई किसी ने पूछा नहीं है ऑडिबल फीचर वाला फील है उसे। साले बच्चे चुप हो जाते थे। चलो गाइस नाइस टॉकिंग भाई। ऐसे ही हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट करते रहें, और वहीं 50 लोग देखते रहें जो देख रहे हैं, तो हम भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहे। ऑडियंस और हमारी फैन आर्ट नहीं है, सिस्टम हमारा हिल नहीं पा रहा। हमारे उतनी फैन थे जितने शाहरुख खान के आईपीएल में है। घर वाले फैमिली ग्रुप दुआना का ये तो फिर ज़्यादा कोई मैच नहीं। हमारे उतनी फैन थी प्रतीक गौर का। चलो यार रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई है गाइस, रिकॉर्डिंग बंद। चलो गाइस हाँ, तो अगली वीडियो जल्दी आएगी। शब्बा खैर, बाय।